जीवन संगठन के स्तर में हम लोग पढ़ रहे थे कि जीवन संगठन के स्तर में जैव अणु और उसका स्वभाव। तो जैव अणुओं में अकार्बनिक और कार्बनिक हम लोग जान गए। अकार्बनिक और कार्बनिक में तो कार्बनिक उन्होंने बताया कि कार्बनिक जो होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, माने छोटे अणु और बड़े अणु। तो छोटे अणु में जैसे सरल शर्करा है, अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल है और न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने हुए उच्च ऊर्जा के यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से बने हुए उच्च ऊर्जा यौगिक हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की रचना हम लोग देखें, न्यूक्लियोटाइड शब्द है, टाइड। न्यूक्लियोटाइड की रचना देखेंगे तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, नाइट्रोजन युक्त क्षार। दूसरी चीज़ होती है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा होता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज 5 से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा को कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। खूब ध्यान से इसको समझोगे। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं तथा फास्फोरिक अम्ल और इसके बाद पेंटोज शर्कराएं 2 होती है, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो शर्करा होती है उसका देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें 3 तत्व मुख्य हैं। तो राइबोज शर्करा में ये पेंटोज शर्करा है, तो राइबोज शर्करा में कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5, और डीऑक्सीराइबोज में कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 10, ऑक्सीजन के 4, ये परमाणु है मिलकर के राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। प्यूरिन्स जो होते हैं ये 2 होते हैं, एक का नाम है एडेनिन, दूसरे का नाम है ग्वानिन। और पिरिमिडिन्स 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब इसमें है क्या कि आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक अम्ल बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एकल इकाई है। कई न्यूक्लियोटाइड जैसे हमने बताया सरल शर्करा जब इकाइयाँ मिलती हैं तो जटिल कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसे अमीनो अम्ल मिलता है तो प्रोटीन्स बन जाती हैं, वसी अम्ल मिलता है तो लिपिड्स बन जाते हैं। ये साधारण इकाइयाँ। उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड जब कई मिलते हैं तो ये बन जाता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वही चीज़ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस द्वारा गठित जटिल कार्बनिक है। ये जटिल कार्बनिक हो गया, उच्च ऊर्जा संपन्न है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक हो गया। जिन्हें रासायनिक पदार्थ अनेक न्यूक्लियोटाइड द्वारा श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड है हिंदी में कह सकते हो केंद्रकीय अम्ल। न्यूक्लिक माने केंद्र, न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है ना, तो न्यूक्लिक केंद्रकीय एसिड माने अम्ल। ये केंद्रकीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम जानेंगे केंद्रकीय अम्ल जो होते हैं। अब इसको एक संक्षेप में जानेंगे। न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड के बाद आता है जैव अणु, उसके संगठन में ही है। तो यहाँ डीएनए और आरएनए की बात हम जानेंगे। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी बात जानेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक प्यूरिन का संबंध एक पिरिमिडिन, जो नाइट्रोजन क्षार है, एक प्यूरिन का संबंध एक पिरिमिडिन से होता है। यही आगे हम बता दें, डीएनए में क्लियर हो जाएगा। डीएनए की रचना तो डीएनए, ये डीएनए हो गया, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। हमने बताया कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम हो गया। यह एक प्रकार का जैव अणु है, जटिल जैव अणु है, जटिल है। साधारण तो न्यूक्लियोटाइड हो गया और साधारण जब मिलेगा तो जटिल बनेगा। तो डीएनए के डीऑक्सीराइबोज ये केंद्रक अम्ल है, केंद्रक में पाया जाता है। उसके अंदर में भी कुछ पाया जाता है। यूकैरियोट जो कोशिकाएं होती हैं, जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, उनके केंद्रक केंद्रक अम्ल है, केंद्रकीय अम्ल है, जिसका निर्माण कई न्यूक्लियोटाइड से हो रहा है। अब इसमें हम जानेंगे। इसके बारे में, डीएनए के बारे में 2 वैज्ञानिक बड़े फेमस हुए, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने 1953 में, यह 20वीं सदी की घटना है, इसका एक मॉडल बनाया, मॉडल प्रस्तुत किया। दोहरी सीढ़ी नुमाई होता है, डीएनए की रचना दोहरी सीढ़ी नुमा होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक प्यूरिन्स एडेनिन है, ये जुड़ा रहता है थाइमिन से। थाइमिन माने पहला अक्षर ले रहे हैं, एडेनिन का फर्स्ट लेटर एडेनिन, जो नाइट्रोजन क्षार में बताया नाइट्रोजनस बेस, उसका पहला अक्षर एडेनिन हमेशा थाइमिन से हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है डीएनए में। अच्छा, तो एडेनिन ग्वानिन जी से लिखते हैं पहला अक्षर, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन जो है साइटोसिन से जुड़ा रहता है। इसी तरह श्रृंखला। और उसमें हमने बताया कि इसके बाद ये पेंटोज शुगर, पेंटोज मैंने इसे 5 भुजा वाला बना देंगे, 1 2 3 4 5 भुजा वाला पेंटोज शर्करा। और यहाँ रहता है फास्फोरस।
फास्फोरस, ये पेंटोस शर्करा होगी शुगर शर्करा, इसी तरह से जुड़ा रहता है ऐसे करके बंधन के द्वारा ऐसे, और यहाँ से जुड़ा रहता है, पूरा श्रृंखला ऐसे ही रहती है। ये बीच में हाइड्रोजन बंधन है, तो हमेशा ये दोहरा श्रेणीनुमा होता है, ऐसे सर्पिलाकार, सर्प का जैसे आकार होता है ना, सर्पिलाकार। इसको बताया किसने? ये बताया वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दोहरी श्रेणीनुमा रचना होता है डीएनए, इसमें ऐसे जुड़ा रहता है एडेनिन थाइमिन के द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन के द्वारा हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं, और यहाँ पर होता है पेंटोस शर्करा रहती है, और यहाँ पर होता है फास्फोरस, ऐसे ही जुड़ करके पूरा दोहरा श्रेणीनुमा हेलिकल, डबल हेलिकल। इसी पर 1962 ईस्वी में वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसी डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत करने में। यहाँ पर यही चीज़ समझना है मुख्य रूप से, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, लेकिन निश्चित है, निर्धारित है कि डीएनए में कौन सा जुड़ा रहेगा। एक प्यूरिन एडेनिन का संबंध हमेशा थाइमिन से होगा, और ग्वानिन का संबंध हमेशा साइटोसिन से हमेशा होगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल दोहरा हाइड्रोजन बंधन होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो दिखाते ऐसे ही है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन ऐसे पाया जाता है, ऐसे ही ये जुड़े रहते हैं। फिर एडेनिन जो है थाइमिन से, ग्वानिन जो है या साइटोसिन, यहाँ लिख सकते हैं उल्टा करके, साइटोसिन जो है ग्वानिन से, ये ट्रिपल बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, हमेशा ट्रिपल बंधन इसको पाया जाता है। इस तरह से ये जुड़ करके एक डबल हेलिकल बनाते हैं। इस तरह से डीएनए का एक मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया, जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब डीएनए करता क्या है? माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण माता पिता जो संतानों में लक्षण आते हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करता है, और आरएनए का गठन भी करता है, आरएनए का निर्माण भी करता है, और ये द्विध्रुवीय श्रेणीनुमा रहता है। अब दूसरा आरएनए, दोनों के बारे में जानना है, दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह प्राय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें शर्करा जो होती है डीऑक्सीराइबोज होती है, ध्यान में रखोगे। डीएनए में शर्करा जो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसका नाम हमने चार्ट में बताया न्यूक्लियोटाइड में, और इसमें राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर। तो राइबोज ये कहाँ पाया जाता है? प्राय कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और राइबोसोम जो कण छोटे छोटे होते हैं राइबोसोम में पाया जाता है। यह सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल होता है, ये डबल होता है, ये सिंगल होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एडेनिन का संबंध थाइमिन से नहीं होता, इसमें थाइमिन नहीं होता, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में होता है यूरासिल, थाइमिन की जगह होता है यूरासिल, और ग्वानिन तो साइटोसिन से दोनों होते हैं। इसको यू से माने यूरासिल, उसमें हमने लिखा था यूरासिल होता है। आरएनए में डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस भी जानेंगे कि थाइमिन के प्लेस पर, थाइमिन के स्थान पर डीएनए में थाइमिन होता है। अगर पूछा जाए कि हाँ अंतर किसमें होता है, पिरिमिडीन में, प्यूरिन में कोई अंतर नहीं होता, प्यूरिन दोनों इसमें पाए जाते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स जो हैं डीएनए में भी होते हैं, और एडेनिन और ग्वानिन माने आरएनए में भी ये दोनों प्यूरिन्स होते हैं। क्षारक पिरिमिडीन क्षार में अंतर होता है कि थाइमिन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है, सिंगल होता है। आरएनए वैसे होते हैं तीन तरह के, एक होता है संदेशवाहक आरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए लिखते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, आर से लिखते हैं, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तीन तरह के आरएनए पाए जाते हैं। मतलब ये करते क्या है? मैसेंजर संदेशवाहक, मैसेंजर शब्द का प्रयोग करें, मैसेंजर और संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला। राइबोसोमल पहला अक्षर हमने ले लिया, राइबोसोमल आरएनए यहाँ लिख देंगे, वो आरएनए तो है ही, और ट्रांसफर स्थानांतरण, ट्रांसफर आरएनए। तीन तरह का आरएनए का एक ही काम है, विशेष करके ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। ये पूरी एक श्रृंखला हो गई, दो तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक अणु, जैव माने लघु अणु ने जैव अणु का निर्माण किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं जीवन संगठन में जो जैव अणु हैं। अब जैव अणु में दूसरी चीज आती है विटामिन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन। विटामिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन की बात आती है। विटामिन इसको देखो, विटामिन शब्द है,
ये लैटिन भाषा का जो शब्द है, लैटिन शब्द वाइटा, वाइटा मन होता है लाइफ, जीवन, जीवन, इसको फूंका भी जीवन कहते हैं। विटामिन का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों की समस्त मेटाबॉलिक क्रियाओं, वृद्धि इत्यादि का नियंत्रण नियमन करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं शरीर में, उसी को हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर हम लोग विटामिन को दो भाग में बांट देंगे। पहली विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाए उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल में घुल, इंग्लिश का शब्द थोड़ा सा याद करो, वाटर सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलने वाले विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी। ये दो विटामिन होती हैं। कॉम्प्लेक्स माने कई विटामिनों का समूह है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स करें, विटामिन सी। और दूसरा होती है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में जो घुल जाए, वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल इसको कहेंगे, घुलनशील फैट सॉल्युबल हो गया। फैट सॉल्युबल 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए डी ई और विटामिन के। उसी का रासायनिक नाम है, चाहो तो रासायनिक नाम भी जान सकते हो। रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ये रासायनिक नाम है। फिलोक्विनोन हो जाएगा, रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल को हम कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसको कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन करके इसका नाम भी है। इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी हेमोरेजिक विटामिन, एंटी हेमोरेजिक जो खुद करने थे। अब देखो, जल में घुलने वाली विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। अब इसका स्रोत हम जो भी हरी साग सब्जी खाते हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, जो भी फल वगैरह खाते हैं, उसमें विटामिन सूक्ष्म मात्रा में, भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो सजीवों की वृद्धि के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम विटामिन कह रहे हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स होता है B1, B2, जैसे B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, ऐसे B6 है साइनोकोबालामाइन, B6 पाइरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है, और B12 साइनोकोबालामाइन, बहुत से विटामिनों का समूह है। यह विटामिन काम क्या करती है, थोड़ा सा विटामिन के बारे में जानेंगे। तंत्रिका तंत्र को मजबूती देती है, रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेती है। इसलिए देखो, यहाँ इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो कई तरह की बीमारियाँ शरीर में आ जाती हैं, जैसे एनीमिया की बीमारी, खून कम होने लगेगा बॉडी में, एनीमिया रोग हो जाएगा, शरीर में थकान होने लगेगा। पीलाग्रा रोग होता है, चिरोसिस, यहाँ होठ के जो दोनों किनारे हैं ये फटने लगते हैं, अपने आप इसे खून निकलने लगता है, चिरोसिस को बोलते हैं। पीलाग्रा रोग, त्वचा पर धब्बे लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और मल पदार्थ जो है जैसे चावल धो दिया जाए उस तरह पानी जैसा होने लगता है। ये तरह की बीमारियाँ होती हैं। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छी विटामिन, जो पानी में घुल जाती है वो विटामिन सभी अच्छी होती हैं। वसा में घुलने वाली विटामिन थोड़ी सी शरीर के लिए उतना बढ़िया नहीं मानी जाती, कल लेकिन अल्प मात्रा में। विटामिन की कमी, विटामिन की अधिकता और विटामिन की अनुपस्थिति, तीनों ही बड़ी हानिकारक होती हैं। तो विटामिन कमी से बहुत लोग होते हैं, तो विटामिन की ज़्यादा होने से भी हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, और विटामिन की अनुपस्थिति और विटामिनोसिस, ये बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से विटामिन सी एनीमिया रोग, पीलाग्रा रोग, चिरोसिस रोग, तमाम तरह की बीमारियाँ इसकी कमी से हो जाती हैं। इस विटामिन को हम हरे साग सब्जियों से, फल से, दूध से, अंडे मांस से प्राप्त करते हैं। विटामिन सी ये खट्टे फलों में पाई जाती है। इस विटामिन की विशेषता होती है, लेकिन गर्म करने पर कुक्ड फूड में ये विटामिन नष्ट हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को हम साइट्रस फूड जैसे कच्चे फल, जैसे मौसमी है, सेब है, संतरा है, नारंगी, ये सब फल जो होते हैं, नींबू है, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विटामिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं, दांतों के मसूड़ कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, उसको स्कर्वी की बीमारी कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। अब वसा में घुलने वाली विटामिन,
विटामिन ए, रेटिना, जैसे सब लिखा हुआ आँख में हम लोग रेटिना पाया जाता है। तो स्रोत जो है लगभग जितने हरे साग सब्जी फल वगैरह सीजनल फ्रूट्स, जो सीजन जिस फल का होता है उसमें खाने से ये विटामिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिल जाया करते, थोड़ी मात्रा में खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम खाएँ तो हरी साग सब्जियों का सेवन करें, दूध का सेवन करें, तो इस तरह से विटामिन पाई जाती है। ए, रेटिनॉल, सब लिखा हुआ है, आँखों की ज्योति के लिए बड़ी अच्छी विटामिन होती है। ये हम लोग शरीर में बनती भी है कैरोटीन नामक पदार्थ से, जो गाजर वगैरह में कैरेट गाजर है उसमें कैरोटीन पदार्थ पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं। पके लाल पीले फल, पीले फल होते हैं उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कॉड लिवर आयल, मछली के लीवर से जो तेल निकलता है उसमें विटामिन पाई जाती है। ये आँख की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, गौतौंधी की बीमारी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और त्वचा भी थोड़ी सूखी सूखी होने लगती है। जीरोथैल्मिया, ऑप्थैल्मिया, आँख का रेटिना वगैरह ये जो होता है बाहर की जो लेयर कार्निया वगैरह सूखने लगती हैं, तो जीरोथैल्मिया भी कहते हैं। विटामिन डी, इसको सूर्य की विटामिन भी कहते हैं। सूर्य की किरणों के अल्ट्रावायलेट किरणों के त्वचा पड़ने से विटामिन डी त्वचा में भी बनती है और खाद्य पदार्थों से हम लोग प्राप्त करते रहते हैं। विटामिन डी हम लोग की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट की बीमारी, सुगंधी की बीमारी हो जाती है, रिकेट रोग कहते हैं। और अगर वयस्क व्यक्तियों में कमी रिकेट नहीं हुआ, उसमें ऑस्टियोमलेशिया, जैसे कुबड़ निकल जाएगा, आदमी ऐसे झुक जाएगा, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ई विटामिन टोकोफेरॉल जो है ये जनन शुक्राणुओं के पुरुषों में निर्माण के लिए, अंडाणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। इसलिए अगर इस विटामिन की कमी होती है तो बांझपन की बीमारी, स्त्रियां बच्चे उनमें उत्पन्न नहीं होते, संतान उत्पन्न नहीं होते, उसको स्टेरिलिटी मिलता है। स्टेरिलिटी माने इसलिए नाम दिया गया इसका एंटी स्टेरिलिटी, माने बंधापन को रोकती है, बांझपन को रोकती है। के विटामिन भ्रूण के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। और के विटामिन जो गोभी वगैरह में बहुत पाई जाती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह और हरी साग सब्जियों में विटामिन के खून की जमने में सहायता करती है, ध्यान रखोगे। अच्छा, खून की जमने में सहायता कैसे करेगी? एक हम लोग के लीवर में एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है प्रोथ्रॉम्बिन। तो ये विटामिन की जब हम लोग खाते हैं तो उस प्रोटीन का संश्लेषण शरीर में होने लगता है। बहुत से अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, जैसा पहले हमने बताया था। तो ये विटामिन के जो है उस खून के जमने में सहायता करती है प्रोथ्रॉम्बिन के निर्माण द्वारा। इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी हिमरेज को रोकती है, मैंने खून का थक्का, अगर विटामिन कम हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा, बहुत देर तक खून बहता रहेगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस तरह से ये संक्षेप में विटामिन का और जैव, उसके बाद हम लोग आगे दूसरी चीज इसी में और भी आगे पढ़ेंगे।